हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा है और 2021 आरओ के बैच में मैंने समीक्षा अधिकारी के पद पर सिलेक्शन लिया है। इसमें राजस्व परिषद में मेरी 11वीं रैंक थी। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी और सर भी बोल रहे थे, तो पर्सनली सबको जवाब दे पाना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए सर ने कहा कि एक वीडियो के माध्यम से आरओ में प्रीलिम्स और मेंस की पूरी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर कर दूं। जो जो मैंने किया है वो मैं आपको बता दूं, बाकी आप अपने हिसाब से उसमें से पिक कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर है कि ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है। मैंने इस माध्यम से ये सिलेक्शन लिया है, पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक माध्यम है। सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सब लोग अपने अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो मैंने प्रीलिम्स और मेंस के लिए किया था। तो मैं अगर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की चीज़ें अलग अलग आपको बताती हूँ कि दोनों में कैसे किन चीज़ों को कैसे टैकल करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि प्रीलिम्स में दो पेपर है, एक जीएस का है और एक हिंदी का है। जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं। जीएस के टॉपिक्स ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है, थोड़ा सा उसमें यूपी का जो प्रीलिम्स है उससे थोड़ा सा चेंज है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और ऑब्जेक्टिव हिंदी के जो टॉपिक्स हैं वो 6 टॉपिक्स हैं, जिससे कि हर एक टॉपिक से 10 सवाल आते हैं, तो टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले प्री की बात करते हैं। प्री में दो पेपर हैं, एक जीएस का है और एक हिंदी का है। जीएस में जो 140 क्वेश्चन है उसका ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का है। तो उसमें इसको बाइबल कह लीजिए, गीता कह लीजिए, ये जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है ये सबसे मस्ट है। ये टोटल 6 आते हैं और मेरे हिसाब से आपको 6 करना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरे 6 घटना चक्र पहले पेज से आखिरी पेज तक किया है और बहुत थॉरली किया है। इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम है, जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स आता था हिस्ट्री में, तो मैंने हिस्ट्री के लिए कुछ अलग से भी चीज़ें की थी। तो और साइंस में प्रॉब्लम आता था, तो लूसेंट आप प्रेफर कर सकते हैं। लूसेंट में दो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जो मैंने पढ़ी है मैं वो बता रही हूँ। दो चीज़ें मैंने लूसेंट से पढ़ी हैं, एक है हिस्ट्री जिसका एंशिएंट और मिडवल मैंने लूसेंट से बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि लूसेंट में बॉक्स बना के और क्रोनोलॉजी के जरिए बहुत अच्छे से वो चीज़ें कवर हो जाती हैं, और प्रीलिम्स में सवाल एंशिएंट मिडवल से वैसे ही आते हैं जैसे कि लूसेंट में बताए गए हैं। और दूसरा किया था मैंने साइंस। लूसेंट में आप जाके देखेंगे, इंग्लिश वाली लूसेंट जो येलो कलर की है उसमें हिंदी वाली लूसेंट भी अच्छी है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो तीनों चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से दी हुई हैं। तो साइंस जो है लूसेंट से कर लीजिए और फिर घटना चक्र लगा लीजिए, ये हो जाता है। अब मैं एक चीज़ आपको और बताती हूँ जो कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स से थोड़ा सा अलग है आरओ में। उसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि आरओ में थोड़ा सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पूछे जाएंगे कि गेहूं का जो रोग है वो बैक्टीरियल है कि फंगल है, जो शुगर केन में जो डिजीज़ होता है वो कैसा होता है, या फिर कई बार ब्रीड्स स्पीशीज़ पूछ ली जाती हैं कि ये गेहूं की प्रजाति है कि धान की प्रजाति है। तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर पे फोकस होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जनसंख्या और नगरीकरण वाला सवाल है, सब कुछ यूपी में भी पूछा जाता है पर आरओ में फोकस ज़्यादा होता है। तो जनसंख्या प्लस नगरीकरण, यहाँ से सवाल थोड़ा थ्योरी वाला बनता है, थोड़ा थ्योरेटिकल बेसिस पे सवाल बनता है। सिर्फ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितना सेक्स रेशियो था, लिटरेसी रेशियो था, ये तो अलग चीज़ है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। और तीसरी जो चीज़ है वो है यूपी स्पेशल। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी यूपी स्पेशल आता है, लेकिन आरओ में यूपी स्पेशल पे फोकस ज़्यादा रहता है, इसलिए मैंने इन 3 चीज़ों को अलग से बताया। और इन तीनों चीज़ों की किताब आती है परीक्षा वाणी की, तीनों की अलग अलग किताब परीक्षा वाणी की आती है। इन दोनों की तो पतली पतली है, हो जाता है आराम से। इसकी थोड़ी सी मोटी है, लेकिन आपको उसमें से कुछ चैप्टर्स जो है खोज खोज के पढ़ना होगा, और वो तीनों आप कर लेंगे तो यहाँ इतने ही सेक्शन से ना आपका 10 से 12 सवाल निकल जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है। 10 से 12 सवाल इतने सेक्शन से 140 में से निकल जाएगा। बाकी चीज़ों के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन, कुछ चीज़ों के लिए लूसेंट। उसके बाद भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट में, किसी स्पेशल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो उस सब्जेक्ट की परीक्षा वाणी की किताब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। जीएस इतने से हो जाएगा। एक जो बहुत चीज़ है वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए जो मैंने किया था वो मैं बताती हूँ
करंट अफेयर के लिए मैंने जो वो आई दृष्टि आती है, मैंने वो अच्छे से किया था एकदम थॉरली। उसके बाद जो घटनासार का जो वार्षिक या अर्धवार्षिक आता है, छोटी सी किताब होती है, आपको पता होगा, वो मैंने बहुत अच्छे से नहीं किया था, लेकिन उसका जो फर्स्ट का शैडो वाला जोन होता है 30-32 पेज का वन लाइनर, वो मैंने बहुत अच्छे से किया था। और उसके बाद श्रेष्ठ पीसीएस में सर भी जो है 700 क्वेश्चंस की एक सीरीज निकालते हैं लास्ट में, वो मैंने रिवीजन के लिए पूरे 700 क्वेश्चन एक बार किया था, तो उसमें से भी बहुत सारे सवाल आए थे। तो ये तो हो गया जीएस। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव हिंदी की। इसमें 6 टॉपिक हैं और फिक्स है कि एक टॉपिक से 10 सवाल आएंगे, मतलब टोटल 60 क्वेश्चंस। और आरओ का हमेशा से ये रूल रहा है कि अगर आप 60 में 55 प्लस ले आते हैं तो आपका प्रीलिम्स जनरली हो जाता है। 1-8% जो रह जाते हैं उनकी कोई बात नहीं, पर हो जाता है। मैं अपना बताऊं तो मेरा आरओ का प्रीलिम्स जो है वो बहुत बॉर्डर पे क्लियर हुआ था। मैं जीएस के मार्क्स बताऊंगी ही नहीं क्योंकि वो बहुत वर्स्ट थे, लेकिन मेरे 60 में से 59 सही थे। सिर्फ इस वजह से मैं प्रीलिम्स क्लियर कर पाई, और जीएस के मार्क्स आप मत ही पूछिए। तो हिंदी में ऑब्जेक्टिव हिंदी करने का सबसे अच्छा तरीका, मैंने 3 चीज़ें फॉलो की हैं और मैं 3 चीज़ें आपको बताती हूँ। सबसे पहले प्रीवियस ईयर, घटना चक्र पब्लिकेशन से एक प्रीवियस ईयर की बुक आती है आरओ प्री प्लस मेंस करके, ऑब्जेक्टिव हिंदी, आपको वो बहुत अच्छे से करना है। दूसरी चीज़ है वासुदेव नंदन की किताब। वासुदेव नंदन जी अपनी किताब में इन 6 टॉपिक्स के लिए पर टॉपिक 2 से 3 पेज ही लिखते हैं, लेकिन वो 2 से 3 पेज इतना क्रिस्प है कि जो नए क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे और जो पुराने क्वेश्चंस रिपीट होंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे। इन दोनों को करने के बाद आपको करना होगा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस होगी सिर्फ टेस्ट सीरीज से। सर टेस्ट सीरीज चलाते हैं आरओ का, प्रीलिम्स का, हिंदी और जीएस दोनों का। और सर के हिंदी के जो टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव, मैंने यहाँ 59 स्कोर किया था, लेकिन सर के टेस्ट पेपर में मैं हमेशा 40 to 45 स्कोर करती थी, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, नए नए क्वेश्चंस होते हैं। तो टेस्ट सीरीज के 2 फायदे, एक तो नए क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं और रिवीजन हो जाता है। तो इन 2 चीज़ों से आप ये हिंदी आराम से कर ले जाएंगे। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स का। अब मैं आपको बताती हूँ मेंस। आरओ के मेंस के साथ सबसे अच्छी बात ये है, 4 पेपर है, आप सबको पता होगा। 2 पेपर कॉमन है प्रीलिम्स और मेंस का। वहाँ जीएस के 140 क्वेश्चन थे और यहाँ जीएस का 120 क्वेश्चन होगा, सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी पूरा सिलेबस, पूरा सोर्स, सब कुछ कॉमन है। दूसरा पेपर हिंदी ऑब्जेक्टिव, वहाँ 60 क्वेश्चंस थे, यहाँ 30 क्वेश्चंस होंगे। वहाँ 6 टॉपिक थे, यहाँ 5 टॉपिक होंगे। एक टॉपिक माइनस ही हो जाएगा, अच्छा रहता है माइनस हो जाता है, पर्यायवाची नहीं पढ़ना पड़ता है। और फिर इन 5 टॉपिक से पर टॉपिक 6 क्वेश्चन आते हैं, इसको जो 30 हो जाता है। और यहाँ भी सेम लॉजिक है, अगर 30 में से आपने 25 प्लस अच्छे से मार दिया तो बहुत काम करता है। मेरे 29 सही है, जीएस का नहीं बताऊंगी, फिर से वो वर्स्ट है। तो ये हो गया, 2 चीज़ें कॉमन है, और ये इसके प्री के साथ साथ आपके मेंस के 2 पेपर की तैयारी हो जाती है बहुत अच्छे से। अब बचाइए तीसरा पेपर जो कि आलेखन है, और चौथा पेपर जो कि निबंध है। यही 2 पेपर में आपको बहुत मेहनत करनी है। मेरा इंग्लिश मीडियम है और इसलिए मुझे आरओ को निकालने में बहुत मेहनत लगी, लेकिन ये था कि सर का सपोर्ट इतना अच्छा था, टेस्ट सीरीज़ का सपोर्ट इतना अच्छा था कि मैं वो कर पाई। मैं अभी आपको डिटेल से बताती हूँ, पहले आप आलेखन समझ लीजिए। आलेखन में मुझे ठीक से पूरा सिलेबस अभी याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन आलेखन में देखिए पत्र है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, ये पूरे जो 3 पत्र आते हैं, ये पूरे जो पत्र आपने अगर अच्छे से कर लिए तो आलेखन बहुत ईजिली निकल जाता है। तो ये पहले आप प्रीलिम्स करिए, मेंस का बाद में आराम से हो जाता है। और उसके बाद है निबंध, और मुझे पता है कि आप में से कुछ नहीं तो कम से कम 60% लोगों को तो निबंध में प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि निबंध लिखना अपने आप में एक चैलेंज है।
पूरा उस 600 से 700 वर्ड्स लिखने होते हैं, 600 वर्ड्स लिखने होते हैं। 600 वर्ड्स किसी एक टॉपिक पे लिखना चैलेंजिंग है, मैं मानती हूँ, इसीलिए मैं आपको निबंध थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। ऐसे लिखने का सबका अपना तरीका होता है। एक टाइम था कि मैं ऐसे में निबंध में कुछ भी नहीं लिख पाती थी, इंट्रो की शुरुआत भी नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर एक दिन बहुत अच्छे से सर के पास मैंने निबंध लिखा और उसके बाद मुझे धीरे धीरे विजिबल इम्प्रूवमेंट्स दिखे और धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया। तो निबंध लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाइए कि आपको, और पैरा गिन लीजिए, जो मैंने किया है ना एकदम बच्चों की तरह बेसिक से शुरू करके, आप वैसे करिए, आपका निबंध आसानी से होगा। पैरा ऐसे गिन लीजिए कि आपको एक निबंध में कितना पैरा लिखना है। अगर आप एक एक ऐसे A4 शीट का एक पेपर होता है, अगर आप उसमें 3 पैरा लिखते हैं तो आपको 600 लिखने के लिए मान लीजिए कि 5 पेज लिखना है, तो आप 15 पैरा लिखेंगे। तो बस आप ये कर लीजिए कि आप शुरुआत कैसे करेंगे, इंट्रो, उसके बाद दूसरा पैरा जो होगा वो कनेक्टिंग लाइन होगा, फिर तीसरे पैरे में क्या लिखेंगे, चौथे में, पांचवें में, ऐसे ऐसे कर लीजिए। धीरे 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 खाका बनता चला जाता है। किसी भी ऐसे की शुरुआत करने के लिए इंट्रो 3 प्रकार का हो सकता है। पहला तरीका है कि आप किसी दोहे से शुरुआत कर दीजिए। मैं एग्जाम्पल देके भी आपको बताऊंगी। कोई दोहा हो गया, कोई शायरी हो गई, कोई आपको चौपाई याद आ रही है, कोई भी अच्छी सी रिदमिक लाइन जिसको देख के थोड़ा आई कैच हो, जिसको देख के एग्जामिनर को लगे कि अब आगे अच्छा कुछ मिलने वाला है। दूसरा तरीका होता है कि आपको कुछ नहीं याद आ रहा है ना, तो आप एक छोटी सी कहानी, जिसको इंग्लिश में एनेक्डोट बोलते हैं, छोटी सी कहानी बना लीजिए। इसका भी मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी। और तीसरा, जब कुछ नहीं आ रहा होता है कि कैसे शुरू करें, तो कैच करने के लिए फैक्ट से शुरू किया जाता है। फैक्ट का तरीका है कि आप कोई इंडेक्स डाल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से शुरू कर सकते हैं, इंडिया का ही कोई फैक्ट डेटा डाल सकते हैं। ये 3 तरीके हैं ऐसे के इंट्रो को शुरुआत करने का। सबसे पहला तरीका है दोहा और शायरी। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, 2022 के मेंस में मेरे पास एक ऐसे आया बेरोजगारी पे लिखने के लिए, और मुझे लिटरली उस टाइम बेरोजगारी के ऐसे की शुरुआत करने के लिए कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा अगर मैं छोटी सी शायरी कहानी बनाती हूँ तब भी उसमें वो जा नहीं रहा था। कोई फैक्ट डाल देती हूँ कि इंडिया में इतने % बेरोजगारी है, इतने % यूथ है, तो वो भी बहुत नॉर्मल साउंड कर रहा था। और बेरोजगारी जो है वो हम लोगों के लिए एक इमोशनल इशू है, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा डालना था जिससे लगे कि हाँ ये इमोशन से भरा हुआ है। तो इंस्टेंट मैंने ये लाइन सोची थी और वहीं लिखा था। तो मैंने इसको लिखा था ऐसे कि कौंध जाता है यह प्रश्न कि तुम क्या करते हो, कौंध जाता है यह प्रश्न कि तुम क्या करते हो, मैं ना आतंकवादी हूँ, ना अत्याचारी हूँ, न डाकू हूँ, न दुराचारी हूँ, फिर भी कौंध जाता है यह प्रश्न कि तुम क्या करते हो। अगर आप इस लाइन को फील करेंगे, किसी एक बेरोजगार से बार बार ये पूछा जाए कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो ये वैसे ही कुछ बात है। तो इंस्टेंटली मुझे ये फीलिंग आई और मैंने ये लाइन क्रिएट की। और उसके बाद नीचे मैंने दूसरे पैरा में लिखना शुरू किया कि उपर्युक्त लाइनें एक बेरोजगार के दिल की व्यथा बताती हैं, जिसे नोटिस करने की ज़रूरत है। और उसके बाद तुरंत बाद अपने इस भावनात्मक प्रसंग को फैक्ट बेस दिया कि इंडिया में इतने % बेरोजगारी है, यूपी में इतने % बेरोजगारी है, यूथ की इतनी संख्या है। तो जैसे पहले आपने एक बढ़िया सी शायरी मारी ना, तो तुरंत आपको उसको फैक्ट बेस देना होगा कि ये बात हवा में नहीं है, ये फैक्ट में भी है। और फिर उसके बाद मान लीजिए 2 चीज़ें कर लिए। अब मान लीजिए छोटी सी कहानी बनानी है, एनेक्डोट बनाना है, तो ये भी मैंने 22 के मेंस में ही किया था। मुझे जनधन पे ऐसे लिखना था, आप जाके देखिएगा 22 के मेंस में जनधन का ऐसे आया हुआ है। मुझे इस पर लिखना था, तो मैंने तुरंत वहाँ पे एक स्टोरी बनाई रमा देवी की, कि रमा देवी जो है, बहुत सिंपल सी स्टोरी आप तुरंत क्रिएट कर लेंगे। रमा देवी एक महिला है जो बहुत ही कम उम्र में अपने पति को खो चुकी हैं। उनके पास 2 बच्चे हैं जिनके पालन पोषण पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने लोन लेने की कोशिश की। संस्थागत लोन की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने पास के साहूकार से लोन ले लिया और उसके ब्याज बहुत ज़्यादा था, ब्याज नहीं चुका पाई, तो साहूकार ने उनका एक जो छोटा सा घर था वो भी ले लिया। तो अब रमा देवी डेट ट्रैप में फंस गई और रोड पे आ गई। अगर संस्थागत ऋण की व्यवस्था होती तो रमा देवी जैसी बहुत सारी लाखों औरतें बच जाती, साहूकार के ज़्यादा ब्याज से और इन सब चीज़ों से। तो यहाँ से मैंने उसको जनधन से जोड़ा कि फिर जनधन की जो योजना है उसमें फिर ऐसी औरतों को मदद मिली। बस मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इससे कैसे शुरू करते हैं, इससे कैसे शुरू करते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कैसा ऐसे है, कैसा टॉपिक है और उसमें कौन सी बात फिट बैठती है।
इंट्रो हो गया। हमेशा अपने इंट्रो को सेकंड पैरा में दिए गए फैक्ट से बेस करना है। उसके बाद तो फिर बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए। तीसरे पैरे में आप कारण पे बात करने लगिए, चौथे पैरे में आप निवारण पे बात करिए, पांचवें पैरे में आप गवर्नमेंट के द्वारा किए गए जो प्रयास है उस पर बात करिए, छठे पैरे में आप फिर से इंटरनेशनल पे चले जाइए कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, हमारा देश उससे सीख सकता है। पांचवें पैरे में आप अपना सोल्यूशन दे दीजिए कि कुछ इसमें और सुझाव क्या हो सकते हैं। छठे पैरे में आप थोड़ा सा इसको इतिहास से जोड़ दीजिए। हर एक कोई भी जो ऐसे होता है, निबंध का मतलब ये होता है, मुझे विपिन सर ने समझाया था एक बार। विपिन सर जो कि श्रेष्ठ पीसीएस में हिंदी के टीचर हैं, और वही मेरी सारी कॉपी उन्होंने चेक की थी, और मेरे निबंध में पूरा सुधार भी उन्होंने ही करवाया था। तो ये पूरा क्रेडिट उनका है। उन्होंने मुझे समझाया था कि निबंध का मतलब होता है निबंध, जिस पर कोई बंधन नहीं है। आप लिखना शुरू करिए तो किसी भी बात का बंधन नहीं है। इस बात को ऐसे भी समझिए कि आप ऐसे लिखते हैं हिंदी में, और अगर आपको संस्कृत में कोई दोहा याद आ रहा है तो डाल दीजिए, अगर आपको इंग्लिश में कोई सेइंग याद आ रही है तो डाल दीजिए, अगर आपको उर्दू अच्छा आता है, उर्दू में आपको कोई लाइन याद आ रही है तो आप डाल दीजिए। भले एग्जामिनर पढ़ नहीं पाएगा, ट्रांसलेट करवा लेगा, उसकी प्रॉब्लम। तो निबंध मतलब बंधन नहीं है किसी बात का, भाषाओं का भी बंधन नहीं है। केवल एक ही बंधन है कि लयबद्ध होना चाहिए, और जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो उस टॉपिक में, मतलब इंट्रो से अगर एग्जामिनर पढ़ना शुरू करे तो निष्कर्ष तक आ जाए, उसको टाइम का पता ना चले, इतना लयबद्ध होना चाहिए। ऐसे मैंने इस तरीके से ऐसे को देखा और इस तरीके से लिखा। तो आप कोई भी ऐसे उठा लीजिए, अगर ऐसे लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक चीज़ आपको शॉर्टकट बताती हूँ, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत हॉट टॉपिक्स रहते हैं, जिस पे ऐसे आता ही आता है। शॉर्टकट बता रही हूँ। तीन सेक्शन है ए बी सी। तीनों सेक्शन में 3-3 पॉइंट्स हैं। आप सबको पता ही होगा, ऐसे का आप लोग देख लीजिए सिलेबस। तीनों सेक्शन में 3-3 पॉइंट है, मतलब आपको वहाँ पे 9 ऐसे लिखने के लिए मिलता है। इस 9 में से 6 ऐसे आपको, इस 9 में से 3 ऐसे आपको लिखना होता है, एक ऐसे पर सेक्शन। और इन तीनों ऐसे का सिलेबस डिसाइडेड है। पहला साहित्य से आएगा, दूसरा पॉलिटिकल से आएगा, तीसरा सोशल से आएगा, चौथा वैज्ञानिक, ऐसे करके आप देख लीजिएगा। इसमें पर्यावरण है, एग्रीकल्चर है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, और डिजास्टर मैनेजमेंट है, ऐसे करके 9 टॉपिक हैं। मैंने क्या किया था, अपनी सुविधा अनुसार, जब आपको पहले से पता है कि टॉपिक फिक्स है तो आप थोड़ा सा तो गेस लगा ही सकते हैं। और देखिए, एग्जाम निकालना ज्ञान का सवाल नहीं है, एग्जाम निकालना टेक्निक होता है। मेरे पास कम ज्ञान है तब भी एग्जाम निकलता है। मैंने क्या किया था कि मुझे साहित्य, चूंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है, मैंने हिंदी साहित्य कभी पढ़ा नहीं है, मुझे हिंदी भाषा से बहुत लगाव है, इसलिए मैं आरोह कर पाई। लेकिन साहित्य में रुचि है पर पढ़ने का मौका कभी मिला नहीं, तो पढ़ी नहीं हूँ। तो मैंने साहित्य में, जो साहित्य के स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छा लिखेंगे, तो मैं उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकती, तो मैंने साहित्य को छोड़ दिया। मैंने पॉलिटिकल और सोशल, यहाँ से 2 ऐसे पकड़ लिया। यहाँ से मैंने एक विज्ञान वाला और पर्यावरण, नहीं सॉरी, कृषि और पर्यावरण, ये मैंने यहाँ से 2 पकड़ लिया। मैंने विज्ञान छोड़ दिया क्योंकि मेरा फिर से साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं कुछ चीज़ें नहीं कनेक्ट कर पाऊंगी। यहाँ से फिर मुझे थोड़ा करंट अफेयर से थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं करंट अफेयर की चीज़ों को कम ही टच करती हूँ। तो मैंने यहाँ से डिजास्टर मैनेजमेंट डेफिनेटली करिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत लिखने को बहुत मज़ा आता है लिखने में। डिजास्टर मैनेजमेंट पकड़ लिया, और एक और है जो मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने वो पकड़ा था। तो मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि 2 टॉपिक पर सेक्शन पकड़ लीजिए, और एक टॉपिक पे 5 ऐसे लिख डालिए, तो आपके टोटल हो गए 30 ऐसे। आप खाली 30 ऐसे हॉट टॉपिक पे लिख के चले जाइए, आपका 100% ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, मैंने यही किया था। अब इसमें से मैं बताती हूँ टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज मैंने आपको प्रीलिम्स का बता ही दिया। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद लगाई थी श्रेष्ठ पीसीएस में ही, और पूरा जीएस रिवीजन हो जाता है, पूरा हिंदी कैसे रिवाइज होता है, ऑब्जेक्टिव, वो मैंने बताया था। और मेंस में भी 2 पेपर कॉमन है, तो वो 2 टेस्ट सीरीज वहाँ ऐड हो जाते हैं, वो आपको करना ही करना है। टेस्ट सीरीज का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिला है इन 2 पेपर में, एक तो आलेखन वाले पेपर में और दूसरा निबंध वाले पेपर में। मेरी ये दोनों कॉपी टेस्ट की, श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमी का एक ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे है, वहाँ से आप जाके मेरी ये दोनों कॉपी देख सकते हैं, टेस्ट की कॉपी। बहुत सारी उसमें गलतियाँ मिलेंगी, मार्क्स भी बहुत कम है, क्योंकि सर थोड़ा कंजूसी भी करते थे मार्क्स देने में, लेकिन
आप ये देख लीजिएगा, आपको वहाँ ये कॉपी मिल जाएगी आलेखन की और निबंध की। मेरा समझ लीजिए मीडियम इंग्लिश था, तो मुझे हिंदी से बहुत लगाव है, इसलिए मैंने लिख तो लिया, पर मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल, मुझे ये नहीं पता था कि है के ऊपर बिंदी होती है, मुझे ये नहीं पता था कि नहीं के ऊपर बिंदी होती है। और विपिन सर ने ऐसे गोला करना शुरू किया मेरी कॉपी में। मुझे पहले 2 टेस्ट में समझ ही नहीं आया कि सर ने गोला किया क्यों है। फिर मैंने एक दिन ध्यान से देखा कि सर रेड पेन से यहाँ ऐसे बिंदी लगाते थे और यहाँ बिंदी लगा के फिर गोला करते थे। मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि टेस्ट सीरीज का फ़ायदा क्या होता है। मैं ये गलती अपने एग्ज़ाम में जाके करूँ तो वो ब्लंडर हो जाएगा, और ये गलती आपका टेस्ट में ही अगर सुधर जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मेरे साथ यही हुआ है कि जब मैंने आलेखन किया, तो जब आप पत्र लिखेंगे तो पत्र में ऐसे लिखना होता है, यहाँ आपको 2-3 चीज़ें, फिर यहाँ विषय लिखना होता है, फिर यहाँ से महोदय, और फिर ऐसे शुरुआत करनी होती है। तो विपिन सर इतना तक मुझे नोटिस करवाते थे कि महोदय के जस्ट नीचे से नहीं शुरू करना है, महोदय के बाद कॉमा लगाने के बाद यहाँ से शुरू करना है, और जो आगे की लाइनें होंगी वो इस रिदम में होनी चाहिए। और ये सब अगर आपको आरओ बनना है तो आपको ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स जो है ध्यान देनी पड़ेगी। और ये अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो विपिन सर आपका एकदम माइन्यूटली चेक करके ये सब सुधार करवा देते हैं। मेरे साथ ये हुआ है, सर ने एक एक चीज़ सुधार की है, जिसकी वजह से ये फाइनली पॉसिबल हो पाया। निबंध में भी सर हर पेज पे आप जाके मेरे निबंध की कॉपी देखिए, मैं अगर 7 पेज का मैंने निबंध लिखा है तो 7 पेज पे सर अलग अलग कमेंट करते थे। एक में मैंने बहुत मेहनत करके लिखा तो लिखते थे अच्छा प्रयास, जिसमें मैंने एकदम जान झोंक दी तो उसमें केवल मिलता था गुड। और मेरा सबसे बेस्ट मार्क्स है टेस्ट सीरीज में 23 नंबर, सबसे बेस्ट। तो टेस्ट सीरीज का बहुत बेनिफिट है, और मैं ये कहती हूँ कि मेरे पढ़ने का 40% रोल है और टेस्ट सीरीज का 60% रोल है। तो बिना टेस्ट सीरीज लगाए तो आप जाने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि आलेखन और निबंध बिना टेस्ट सीरीज के पॉसिबल ही नहीं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने जो अभी वो तरीका बताया चोरी वाला कि 2 टॉपिक पर सेक्शन ले लीजिए, 30 तैयार कर लीजिए, उसमें से फंस जाएगा, मैं उसका आपको फैक्ट बताती हूँ। मैं स्ट्रेस पीसेस में जितना भी मैंने ऐसे लिखा था, सर ने टोटल 5 या 6 कॉपियाँ लिखवाई थी ऐसे की मुझसे, वहाँ 9 ऐसे आए थे, उसमें से 6 ऐसे मेरे टेस्ट सीरीज के आए थे। जो मैंने टेस्ट सीरीज में 6 ऐसे 6 टॉपिक पे लिखा था वो आए थे, और मुझे लिखना कितना था 3, और मेरे पास लिखने के ऑप्शन 3 तो मान लीजिए एलियन थे, उससे मतलब नहीं है, लिखने के ऑप्शन 6 थे, और मैंने ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके 3 चूज करके लिखा था, क्योंकि मुझे तो 6 एकदम रटा हुआ था टेस्ट लिखने की वजह से। तो ये फ़ायदा है, आप ऐसे कर लीजिए और टेस्ट जो है इस तरीके से करिए। तो ये रही मेरी आरओ की पूरी रणनीति। मैंने जो जो किया था मैंने आपको सब बता दिया, आप अपने हिसाब से रणनीति बनाइए, और मेरे रणनीति में से जो आपको अच्छा लगे वो पिक कर लीजिए। इन केस आपके पास कोई रणनीति नहीं है तो आप ब्लाइंडली यही फॉलो कर लीजिए, और विश्वास करके देखिए इतने से आपका आरओ आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन टेस्ट सीरीज आप स्किप मत करिएगा। मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही टेस्ट सीरीज रेस्ट पीसेस एकेडमी में ऑफलाइन लगाई थी, तो अगर आप यहाँ उपस्थित हैं तो यहाँ, नहीं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन सब कुछ ले लीजिए। ये कॉपी आप ऑनलाइन देख लीजिए ऐप पे जाके, अगर आप इधर आसपास कहीं हैं तो आप सर से ले लीजिए, उनके संस्थान में जाके वहाँ से मेरी कॉपी एक बार लेके देख लीजिए। खैर मेरी कॉपी कोई वो नहीं है कि आपको वही लिखना है, पर आपको आइडिया लग जाएगा कि निबंध कैसे लिखा जाता है। मैंने खुद एक सर के स्टूडेंट थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनकी 16वीं रैंक थी, मैंने खुद उनकी कॉपी सर से लेके और उस कॉपी को ऐसे रोल मॉडल बना के पढ़ाई की थी कि जैसे इन्होंने लिखा है, क्योंकि उनको सर विपिन सर इतने अच्छे मार्क्स दिए, तो अगर विपिन सर अच्छे मार्क्स दे रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छी कॉपी है। तो खुद मेरे लिए वो था एग्जाम्पल। तो उनकी 16वीं रैंक थी, और उनको मैंने ये मतलब मैंने दिमाग में रखा था कि मेरी रैंक इनसे ऊपर आनी चाहिए, तो फिर सर के आशीर्वाद से 11वीं रैंक आई मेरी फिर। तो ये आप ऐसे कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। कोई और डाउट हो तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर से अगर कोई डाउट होगा तो सर जैसे बोलेंगे वैसे बाद में मैं आपसे संपर्क करके आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। धन्यवाद।